Okay, so we will start with uses of dimensional analysis. अगर आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया था और डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है अभी आप सबको पता ही है अच्छे से. तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस अगेन. सिर्फ हम अभी देखेंगे यूजेस. कल मैंने पहला यूज बताया था तो फटाफट से वो रिपीट करेंगे एंड देन वी विल सी डिफरेंट यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में जो पहला यूज था अगर आपको याद होगा, याद है क्या? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन. एक्चुअली टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, to check the dimensional correctness of a given physical equation. To check the dimensional correctness of a given physical equation. या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. मतलब अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली रॉन्ग है, ये हम कब बोलते हैं? तो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एनी इक्वेशन, मैंने कल 3 इक्वेशन दिए थे आपको एग्जांपल के लिए, वो तीनों ही रिपीट कर लेते हैं. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो ये इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट ऐसा कब बोलेंगे? जब इसमें हर एक टर्म ऑन बोथ साइड्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जितने भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशंस क्या आने चाहिए? सेम. सो व्हेन द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एज सेम, तो डायमेंशन सेम होंगे तो द इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट. तो हमने कल देखा था s मतलब डिस्टेंस होता है, l रेज़ टू 1 आता है. और कल हमने ये भी देखा था u मतलब स्पीड, l1 t-1 और t इज अगेन टाइम, तो t1, तो t1 और -1 हो गया कैंसिल, तो आ गया आपके पास l1. सिमिलरली at स्क्वायर के डायमेंशंस भी चेक करोगे तो ये भी क्या आता है? l1 बराबर. तो क्योंकि तीनों के तीनों इक्वेशंस के डायमेंशन सेम, तीनों के तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम है, तो इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है. सिमिलरली यहाँ पे भी चेक किया था हमने, v, u और at तीनों के डायमेंशंस क्या है? सेम है. तो इफ इन अ गिवन इक्वेशन ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इफ दे हैव सेम डायमेंशंस देन द इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट. इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ये था पहला एप्लीकेशन. डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम का है. सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज. To establish relationship between related physical quantities. तो बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? उसका रीज़न है. तो आई गिव यू जस्ट एन एग्जाम्पल. क्योंकि आप लोग JEE नीट के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, तो ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस. तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई पैरामीटर पूछा है, जैसे फाइंड आउट व्हाट इज टाइम पीरियड, फाइंड आउट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट व्हाट इज फोर्स, और आपको फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है और आपको कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है, तो इवन इन दैट केस तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर तुमको ये डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ पता होगा. तो टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इन शॉर्ट फॉर्मूला बनाओ. इवन इफ आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो भी आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो डायरेक्टली. तो कैसा करते हो? वो काम में आता है. क्यों काम में आता है? ऑफकोर्स हर एग्जाम में हमको हर एक फॉर्मूला पता होगा ऐसा नहीं होता है. और कई जगह पे आई गिव यू माई ओन एग्जाम्पल. जैसे आपका 12th के बाद नीट और JEE का एग्ज़ाम है ना, वैसा हर लेवल पे होता है. आपका अगर इंजीनियरिंग कर लिया आपने तो बीटेक के बाद एमटेक करना है तो भी उसका एग्ज़ाम होगा. एमटेक के बाद PhD करना है तो उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा. तो सिमिलरली मैंने आई डिड माई ग्रेजुएशन PG के लिए, मतलब MSc के लिए,
पुणे यूनिवर्सिटी में यू नो हमारे पूरे रीजन में से पर कैटेगरी एक ही सीट होता है, 1, और एप्लीकेशन होते हैं 1000-2000 एक सीट के लिए। तो उस केस में 100 मार्क का टेस्ट, 50 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन 2 मार्क फॉर राइट आंसर एंड रॉन्ग के लिए -0.5। तो उस टेस्ट में मुझे इन टोटल 50 में से 3 क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि टाइम ही नहीं था पढ़ने के लिए। तो व्हाट टू डू देन, बीएससी के बाद, आफ्टर बीएससी। लेकिन 11-12 के बेसिक्स अच्छे थे मेरे, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ना, अभी नहीं करूँगा 3 क्वेश्चन पे तो कोई पास नहीं होने वाला। 3 क्वेश्चन में क्या ही मार्क्स मिलेंगे, 6। कॉम्पिटिशन लेवल इज हाई, तो यू हैव टू स्कोर। तो समटाइम्स आपको ऐसे ट्रिक्स काम में आएंगे। ओनली नोइंग लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स कैन हेल्प यू। तो बताता हूँ वो ट्रिक। तो वेल बाय द वे, उस एग्ज़ाम में आई डिड टॉप फ्रॉम दिस रीजन बेस्ड ऑन 11 का बेसिक्स पता था, बस हो गया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पे जो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एग्जाम में आई नहीं, कुछ और ही पूछ लिया। और ऐसा ही होता है, आप भी देखोगे, आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, क्वेश्चन क्या आता है। तो बेसिक्स पता होगा तो यू कैन क्रैक। अब ऐसा है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इन शॉर्ट फॉर्मूला बनाना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पेंडुलम पता है? पेंडुलम पता है? पेंडुलम, तो पेंडुलम में होता है एक रिजिड सपोर्ट। जैसे ऊपर सीलिंग है, वहाँ से रस्सी बांधोगे तो सीलिंग को बोलोगे रिजिड सपोर्ट। वहाँ से एक स्ट्रिंग है, रस्सी, उसके नीचे एक बॉब है। बॉब मतलब मेटालिक बॉल होता है। यहाँ पे एक बॉब है। अब इस पेंडुलम को मैं यहाँ पे लाता हूँ और छोड़ देता हूँ, क्या होगा? ऑसिलेशन होगा। वेरी गुड। मतलब ये जो पेंडुलम है, ये यहाँ तक आएगा बॉब और फिर वापस जाएगा। तो उसको ए से बी तक और बी से वापस ए तक जाने में जितना भी टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? और ये जो एक चक्कर हुआ ना, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। सो द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो मान लो ये पेंडुलम है, इमेजिन दिस इज अ पेंडुलम, दिखता है वैसा, छोड़ दिया, ऑसिलेशंस। यहाँ से छोड़ा था, वापस यहाँ तक आने में जितना भी टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। तो एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। अब मान लो कि टाइम पीरियड, तुमको क्वेश्चन आया जिसमें तुमको पूछा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, और तुमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद नहीं है, तो क्या करेंगे? अब देखो, पेंडुलम में ना रस्सी है, रस्सी का लेंथ है L। इस पेंडुलम में एक बॉब है, बॉब का मास है N, बराबर। और इफ आई आस्क यू, आपने सही बताया मेरे को कि अगर मैं इस पेंडुलम को एक पोजीशन से छोड़ देता हूँ, इट परफॉर्म्स ऑसिलेशन। सही है। क्यों ऐसा? वेलोसिटी कितना है अभी? 0, क्योंकि पकड़ के रखा है। अब वेलोसिटी क्या हुआ? बढ़ा, तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन। तो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये जो पेंडुलम अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी। मतलब जो टाइम पीरियड है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, वो 3 ही पैरामीटर पे डिपेंड कर सकता है। एक तो लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, एक वो मास पे डिपेंड कर सकता है, और वो किस पे डिपेंड करेगा? जी पे। बाकी तो कुछ है ही नहीं। देयर इज ओनली लेंथ, देयर इज मास, एंड इट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इतना समझ में आ गया कि चलो, मुझे पेंडुलम का टाइम पीरियड का इक्वेशन नहीं पता था, लेकिन कम से कम मुझे जनरल लॉजिक से ये तो पता था कि टाइम पीरियड 3 चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ पे, मास पे और जी पे। लेकिन हमको ये थोड़ी पता है कि m⁻1 है, 2 है, 3 है, नहीं पता। तो मैं m⁻x बोल दूँगा। l⁻, पता है क्या? -1, -2, 3, 4, 5 नहीं पता, तो क्या बोल देंगे? y। और g⁻, बराबर, गुड।
तो तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन गया, t इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू x, l रेज टू y एंड g रेज टू z। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, कांस्टेंट। तो मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया k विच इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, m रेज टू x, l रेज टू y, g रेज टू z। अब t मतलब क्या, टाइम। टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं, t रेज टू 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इस इक्वेशन को डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो t का डायमेंशन कितने, t रेज टू 1। k ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जो डायमेंशन लेस है, तो दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसके डायमेंशंस नहीं है m0, l0, t0। व्हाट इज m, मास। मास मतलब m रेज टू 1, उसका पावर क्या है x। व्हाट इज l, लेंथ मतलब l रेज टू 1, उसका पावर क्या है y। व्हाट इज g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी गुड। तो g क्या आएगा, l1 t माइनस 2 रेज टू z। क्लियर है तक, गुड। तो t रेज टू 1 इक्वल टू m रेज टू 1 रेज टू x, मतलब m रेज टू x, l रेज टू y, l रेज टू z, t रेज टू माइनस 2z। सही है। यहाँ पे सिर्फ t है, मतलब m और l क्या है, 0 है, तो m0 l0, तो m0 l0 t1, m रेज टू x, l रेज टू y और l रेज टू z, तो l रेज टू y प्लस z और t रेज टू माइनस 2z। ठीक है यहाँ तक, बराबर। लेकिन पिछले एप्लीकेशन ने हमको क्या बताया, एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है तो सबके डायमेंशंस क्या है। इसका मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है और राइट हैंड साइड पे जो टर्म है उसके डायमेंशंस क्या होंगे। अगर डायमेंशन सेम होंगे तो मतलब पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, you can say x equal to 0, y plus z equals to 0 and 1 equals to minus 2z। तो सबसे पहले 1 इक्वल टू माइनस 2z से मिल गया z इक्वल्स टू 1/2 विद नेगेटिव साइन माइनस हाफ। और y प्लस जेड इक्वल टू 0 से क्या समझ में आया, y प्लस जेड इक्वल टू 0 मतलब क्या, y इक्वल टू माइनस जेड और z क्या था, माइनस हाफ था। तो माइनस ऑफ माइनस हाफ मतलब कितना हो गया, प्लस हाफ। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, y की वैल्यू क्या आ गई हाफ और z की वैल्यू क्या आ गई माइनस हाफ। बराबर। अब ये जो वैल्यूज है मैं ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, t इक्वल टू k, m रेज टू x मतलब m रेज टू 0, l रेज टू y मतलब l रेज टू हाफ और g रेज टू z मतलब माइनस हाफ। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 होता है 1। तो m रेज टू 0 कितना हो गया 1, l रेज टू हाफ अपॉन g रेज टू हाफ, क्योंकि माइनस हाफ का नीचे गया तो क्या हो गया प्लस हाफ। हाफ मतलब स्क्वायर रूट। ओके, तो टाइम पीरियड आ गया t इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l बाय g। और ये जो k है इसकी वैल्यू हमको एक्सपेरिमेंट से मिलती है, और जो भी वैल्यू हमको एक्सपेरिमेंट से मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, एम्पिरिकल वैल्यू। तो जो वैल्यूज हमको एक्सपेरिमेंट से मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल वैल्यू। तो k की वैल्यू कितनी आई 2 पाई, तो t इक्वल टू क्या बन गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। मिल गया आपको टाइम पीरियड का इक्वेशन। अब इमेजिन क्वेश्चन ऐसा था, इमेजिन क्वेश्चन था ऐसा आपके पास, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 मीटर, राइट। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 मीटर।
तो एल की वैल्यू कितनी डालोगे 100, बराबर, करेक्ट। या चलो 10 मीटर ले लेते हैं, ऑफ लेंथ 10 मीटर, तो 10 और जी की वैल्यू कितनी होती है, उसको भी 10 मान लो। 9.8 और 10 बहुत आसपास में ही है, तो 10 और 10 कैंसल, तो रूट ऑफ 1 इज 1, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई। 2 पाई पाई होता है 3.14 इंटू 2 6.28, तो टाइम पीरियड मिल गया 6.28। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो जब आपको फॉर्मूलाज याद नहीं हो या पता ही नहीं हो, इवन देन सम क्वेश्चंस, मैं ऑल नहीं बोल रहा हूँ, सम क्वेश्चन यू कैन स्टिल सॉल्व। तो हमने क्या किया, हमने सेकंड यूज देखा विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू रिलेट या टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड, dimensional analysis can be used to establish relationship between related physical quantities, गुड। तो हमने एज ए एग्जाम्पल लिया एक पेंडुलम का, तो हमने पेंडुलम लिया, उस पेंडुलम के पास लेंथ था L, मास ऑफ द बॉब था M और टाइम पीरियड है T। तो कंसिडर अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, मास ऑफ द बॉब M, मास ऑफ द बॉब, ये जो मेटल बॉल होता है इसको बॉब बोलते हैं, M, एंड टाइम पीरियड T, मैं पूरा वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एप्लीकेशन है। तो हमको ऐसे इक्वेशंस में और एक एग्जांपल भी लूँगा, आई विल ऑल्सो गिव यू वन एग्जांपल, सिर्फ अभी फिलहाल समझने के लिए। तो ऐसा है, हमारे पास था पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है पता होना चाहिए। पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होता है, रस्सी होता है, उसके नीचे एक हैवी बॉल होता है जिसको बॉब बोलते हैं। ये जो बॉब है इसका मास है M, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ है L। इस बॉब को अगर मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूँ, इफ आई रिलीज, तो इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। तो एक ऑसिलेशन को जितना भी टाइम लगेगा उसको बोलते हो टाइम पीरियड, और हमको इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड चाहिए था, लेकिन हमको इक्वेशन पता ही नहीं है या तो याद नहीं आ रहा है। वन ऑफ द टू थिंग्स, इधर आई डोंट नो और आई डोंट रिमेंबर, बराबर। तो फिर व्हाट वी कैन डू इज, हमको ये तो समझ में आ रहा है कि ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर सकता है। ये टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है मास पे, ये टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है किस पे, लेंथ पे, ये टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है जी पे। जी पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका मोशन स्टार्ट ही हुआ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मैंने रिलीज कर दिया एंड इट स्टार्ट्स मूविंग, व्हाई, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन कैसे डिपेंड करेगा वो पता नहीं ना। हमको पावर पता है क्या, नहीं। तो हमने डमी पावर, इसको डमी इंडेक्स बोलते हैं, डमी इंडेक्स, XYZ ABC, जो नाम देना है वो दे दो। तो हमने मान लिया कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन m⁻⁴, l⁻⁴, g⁻⁴, और इसको मैंने कर लिया कंबाइन, m⁻⁴, l⁻⁴, g⁻⁴। टाइम पीरियड आ गया सम कांस्टेंट के m⁻⁴, l⁻⁴ और g⁻⁴। तो जो टाइम पीरियड है उसके जो डायमेंशंस होंगे वो डिपेंड करेंगे डायमेंशंस ऑफ मास रेज टू x पे, डायमेंशंस ऑफ लेंथ रेज टू y पे, और डायमेंशंस ऑफ g रेज टू z पे। लेकिन मास होता है m⁻⁴ रेज टू x, फिर आएगा l लेंथ रेज टू 1 रेज टू y, और x में होता है l⁻⁴ t रेज टू -2 रेज टू z। तो यहाँ आ गया m0 l0 t1 इक्वल टू m⁻⁴, l⁻⁴, l⁻⁴, t रेज टू -2z। तो ये आ गया आपका m0 l0 t1 m⁻⁴, l के बेस से में पावर का एडिशन होता है t रेज टू -2z, बराबर। तो बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो क्वांटिटी लेफ्ट साइड पे है उसके डायमेंशंस और जो राइट साइड पे उसके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम।
और डायमेंशन सेम होने का मतलब पावर क्या होना, सेम। तो x की वैल्यू क्या बन गई, 0। y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और माइनस 2z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ से आपको z मिल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, z इक्वल टू -1/2। और z इक्वल टू -1/2 उससे आपको मिल जाएगा y इक्वल टू क्या है, माइनस जेड है, तो -1/2 का माइनस मतलब क्या हो गया, प्लस। और x की वैल्यू क्या है, 0। तो x 0 है, y हाफ है और z -हाफ है। ये वैल्यूज आप t के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t इक्वल टू बन गया k m⁻⁴ l⁻½ हाफ और g⁻⁻⁴ -1/2। m⁻⁴ इज 1, तो l⁻½ अपॉन g⁻½ मतलब k √l/g। और k की वैल्यू कितनी आती है, 2π। कहाँ से आती है, एक्सपेरिमेंट से। क्या बोलते हो, एम्पिरिकल वैल्यू। गुड। अब मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ। हमारे पास एक बॉल है, उसको मैंने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, वो इस पॉइंट तक आया, तो यहाँ तक आने में उसका स्पीड कितना हुआ, उसका इक्वेशन डिराइव करके दो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो मैंने ए पॉइंट से बॉल को रिलीज किया, वो बी पॉइंट तक आया। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी। क्वेश्चन समझ में आया। बॉल था, ए पॉइंट पे रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, नीचे जाएगा, मतलब उसका स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो बी पॉइंट तक आते आते उसका वेलोसिटी का इक्वेशन बनाओ और मुझे बताओ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो अभी ये सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो थोड़ा अच्छा होगा। अब एट द फर्स्ट प्लेस आपको पहले सोचना ये होता है कि बॉल का स्पीड किस किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है। नंबर 1, मास पे कर सकता है, यस कर सकता है, पता नहीं, मान लेते करता है। डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस h है, तो h⁻⁴ और ये नीचे आया ही क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। तो इन तीन चीज़ों पे तो डिपेंड करेगा ही। किसी को बोलना कि टाइम पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है चलो टाइमिंग एक्स्ट्रा ले लो, कोई बात नहीं, तो t⁻समथिंग a बोल देते हैं। अब ये चारों पे डिपेंड करेगा, मतलब v विल बी प्रोपोर्शनल टू m⁻x, h⁻y, g⁻z, t⁻a। चलो मान लेते हैं। तो v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k m⁻x, h⁻y, g⁻z, t⁻a। बराबर। गुड। टाइम पे तो करता ही है डिपेंड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको टाइम का नहीं देखना, हमको देखना है कि h डिस्टेंस के बाद कितना हुआ, टाइम के बाद नहीं, किसके बाद, डिस्टेंस के बाद। तो मेरा ओपिनियन रहेगा कि टाइम छोड़ दो, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना स्पीड हुआ, टाइम नहीं। टाइम की बात करेंगे तो टाइम ले लेंगे, फिलहाल डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है वो देखना है, डिस्टेंस पे। तो v के डायमेंशंस, k तो डायमेंशन लेस है, m के डायमेंशन रेज टू x, h के डायमेंशन रेज टू y, g के डायमेंशन रेज टू z। v मतलब स्पीड l1 t-1, m मतलब मास रेज टू 1 रेज टू x, h मतलब लेंथ रेज टू y, g मतलब l1 t-2 आता है ना, -2 रेज टू, करेक्ट करेक्ट। तो l1 t-1 इक्वल टू m रेज टू x, l रेज टू y और l रेज टू z, तो y प्लस z, t रेज टू -2z, ठीक है। और यहाँ पे m नहीं है तो मैं m रेज टू क्या लिख दूंगा, 0। तो कंपेयर करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, y प्लस z क्या मिलेगा, 1, और -1 क्या मिलेगा, -2z, -1 क्या आएगा, -2z, माइनस प्लस हो गया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यहाँ से y इक्वल टू 1 - z, बराबर, लेकिन z की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो 1 - हाफ इज हाफ। तो x की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो t का फॉर्मूला v
बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के एम रेज टू 0, एच रेज टू हाफ और जी रेज टू हाफ, मतलब v इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ जी एच रेज टू हाफ, अंडर रूट ऑफ जी एच, तो v इक्वल टू के इंटू रूट ऑफ जी एच, यही आना चाहिए था। क्यों? अरे अरे यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो u स्क्वायर कितना 0, a मतलब क्या g, s मतलब क्या h, तो v स्क्वायर क्या आ गया 2gh, तो v कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 2gh, तो k की वैल्यू क्या आएगी हमारे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2। जैसे पिछले केस में k की वैल्यू क्या आई थी, पिछले केस में 2 पाई, वैसे ही इस केस में k की वैल्यू क्या आएगी √2, तो क्या बन जाएगा √2gh। तो फॉर्मूला मुझे पता नहीं था, फिर भी मैंने फॉर्मूला बना लिया, तो दैट इज़ वाई दिस सेकेंड एप्लीकेशन इज़ वेरी यूजफुल। तो अभी आ जाते हैं तीसरे यूज पे। तीसरा है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन, तीसरा एप्लीकेशन टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, थर्ड एप्लीकेशन कहाँ गया, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। To find the conversion factor, to find the conversion factor between units of same physical quantity between two different system of units, अब इसका मतलब क्या पहले वो समझ लो। मैंने आपको 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए, CGS, MKS, FPS, SI। इन सब में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, CGS, बराबर, गुड। सबसे बड़ा कौन सा है, चलो ऐसा मान लेते हैं। व्हाट इज, हाउ मच इज 1 मीटर इन सेंटीमीटर, 100, मतलब 10⁻², सही है, बराबर। व्हाट इज 1 किलोग्राम इन ग्राम, 10⁻³ बराबर, सही है। व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। CGS होता है डाइन, क्या होता है डाइन। जैसे तुमने बोला 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तुमने बोला 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो ये जो है ना ये कन्वर्जन फैक्टर्स है। मुझे अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे अगर किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं बोलता हूँ कि फोर्स SI में न्यूटन होता है और CGS में डाइन होता है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन। जैसे एनर्जी का भी बोल सकते हो, एनर्जी जूल में होता है और वहाँ पे अर्ग में होता है, तो 1 जूल मतलब कितना अर्ग। तो अगर आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखेंगे, तो एक काम करना, सिंपल सा काम करना, तुम बोलो पहले वो जूल का करना है कि पहले न्यूटन का करना है, जूल, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, लेट 1 जूल इक्वल टू x अर्ग, क्योंकि मुझे वैल्यू पता नहीं है इसलिए मैंने बोल दिया 1 जूल मतलब x अर्ग है। जूल ये भी एनर्जी है, अर्ग ये भी एनर्जी है, सिर्फ जूल ये ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है और अर्ग ये डायमेंशन तो सेम ही आएंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड इज एनर्जी, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो एनर्जी। और वैसे भी हमको पहले यूज ने बता ही दिया था कि तुम जब इक्वेशन लिखते हो, इक्वेशन फिजिक्स में मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या आएंगे, एनर्जी के डायमेंशंस। एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, ऐसा याद होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ एनर्जी m1l2 t-2, m1l2 t-2 इक्वल टू x, अर्ग भी क्या है, एनर्जी है, तो m1l2 t-2। बट लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा सिस्टम है,
ऐसा है, तो ऐसा है को मैं 1 से डिनोट करूँगा, और राइट हैंड साइड पे क्या है CGS, तो उसको मैं क्या करूँगा 2 से डिनोट करूँगा। तो M1 L2 T minus 2 इक्वल टू X M1 L2 T minus 2, सिर्फ यहाँ पे 2 सफिक्स मतलब CGS और 1 सफिक्स मतलब SI, तो सफिक्स 1 मतलब SI सिस्टम और सफिक्स 2 मतलब CGS सिस्टम। हमको क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना है X, तो X इक्वल टू M1 1 और ये जो M2 है रेज टू 1, L1 रेज टू 2 और L2 रेज टू 2, T1 रेज टू -2 और T2 रेज टू -2। करेक्ट, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको उठा के यहाँ डिवाइड कर दिया। व्हाट इज M1? M1 मतलब कौन है, मास है, कौन से सिस्टम में है, SI। ऐसा सिस्टम में मास इज मेजर्ड इन kg, तो किलोग्राम। M2 क्या है, मास है, कौन से सिस्टम में, इट इज मेजर्ड इन ग्राम, और दोनों का पावर क्या है 1 है, तो कॉमन पावर क्या है 1 है। L1 मतलब कौन है, लेंथ है, लेकिन लेंथ कौन से सिस्टम में, मतलब कौन, मीटर, ओके। L2 कौन है, CGS मतलब कौन, लेकिन पावर क्या है 2 है, सही है। T1 मतलब सेकेंड और T2 मतलब सेकेंड, मतलब पावर -2, क्लियर है तक। तो X इक्वल टू kg, किलो 10³ ग्राम अपॉन ग्राम, सिर्फ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर 10⁻², इसका पावर कितना है 2। सेकेंड तो कैंसिल हो गया था ना, तो क्या बचा 1 रेज टू -2, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1 रेज टू कोई भी नंबर 1 ही होता है, ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो x की वैल्यू 10⁻³ मतलब कितना 10⁻3, 10⁻²² मतलब कितना 10⁻4, और ये तो 1 ही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻7। देयरफॉर 1 जूल मतलब x अर्ग, और x की वैल्यू क्या है 10⁻7, तो 1 जूल मतलब कितना अर्ग 10⁻7। तो ऐसा तुम फाइंड करते हो कन्वर्जन पैरामीटर्स, बराबर, ऐसा करते हो ना। तो मैं मेथड एक बार वापस बता देता हूँ। प्रॉब्लम था कि 1 जूल मतलब कितना अर्ग, ये हमको फाइंड करना था। जूल भी एनर्जी है, अर्ग भी एनर्जी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी के डायमेंशन लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे भी एनर्जी के डायमेंशन लिखेंगे। सिर्फ राइट हैंड साइड में जो सफिक्स है मैं वो 2 डिनोट कर रहा हूँ, और 2 डिनोट करने का रीज़न सिर्फ एक ही है। क्या रीज़न है पता है, राइट हैंड साइड इज CGS एंड लेफ्ट हैंड साइड इज SI, तो x क्या बन जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो M1 by M2 रेज टू 1, L1 by L2 रेज टू 2, T1 by T2 रेज टू -2। मास in SI is kilogram, in CGS is gram, length in SI is meter और लेंथ इन CGS is सेंटीमीटर, टाइम दोनों में होता है सेकेंड्स में। गुड, किलो मतलब 10⁻3, मीटर मतलब 10⁻2, इसका स्क्वायर, सेकेंड तो कैंसिल हो गया, तो 1⁻², कैंसिल 10⁻3, ये 10⁻2 10⁻4, तो 10⁻3 और 10⁻4 तो कितना हो गया 10⁻7। इसके लिए 1 जूल मतलब कितना अर्ग 10⁻7। अभी आप सेम एक्सरसाइज करोगे एंड मुझे बताओगे 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन। न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, तो इट इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। फोर्स तो M1 L1 T-2, सिर्फ 1 मतलब SI। X M1 L1 T-2 2 to 2 फॉर CGS, तो X इक्वल टू M1 by M2 रेज टू 1
L1 by L2 raised to 1, T1 by T2 raised to minus 2. M1 is mass in SI तो kg और M2 is ग्राम G, L1 is मीटर और ये सेंटीमीटर, पावर 1 है, टाइम सेकेंड और सेकेंड, पावर रेज टू माइनस 2 है। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया तो 1 रेज टू एनीथिंग इज 1। किलोग्राम तो ग्राम में लिखोगे तो 10 रेज टू 3 अपॉन G रेज टू 1। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर रेज टू 1 और ये 1 रेज टू माइनस 2। ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल तो 10 रेज टू 3 और वो 10 रेज टू 2 तो 10 रेज टू 5। therefore 1 न्यूटन इज 10 रेज टू 5 डायन। सही है, गुड। अभी मैं तुमको थोड़ा सा और एक चीज़ बताता हूँ, ये तो करेक्ट है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो कन्वर्जन फैक्टर में इतना गड़बड़ करते हैं, याद ही नहीं रहता। अभी तो याद है 1 जूल इज हाउ मेनी हर्ट्ज 10⁻⁷, 1 न्यूटन हाउ मेनी टाइम 10⁵, लेकिन एग्जाम में 10⁵ -5 +5 -5 गए, गड़बड़ हो गई, याद ही नहीं रहता ना, +5 की -5। अभी तो याद है, अभी सॉल्व किया तो याद है, कल पूछूंगा तो शायद 10 बार सोचोगे कि +5 था कि -5 था, +5 था कि -5 था। तो एक ट्रिक सीख लो। छोटा सिस्टम कौन है? CGS। बड़ा सिस्टम कौन है? SI। 1 मीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम। तुम देख रहे हो, तुम बड़े से छोटे में जब जाते हो, बड़े से छोटे में जब जाते हो तो 10 का पावर पॉजिटिव होता है। उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर चाहिए होता तो ये 10⁻² को वहाँ शिफ्ट करता, मतलब क्या होता 1/10⁻² मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? -2। तो जब छोटे से बड़े में जाते हो तो 10 का पावर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? क्या आता है? नेगेटिव आता है। वेरी गुड, अब याद रखना। तो 1 जूल मतलब 10⁻⁷ अर्ग, तो 1 अर्ग मतलब कितना? वेरी गुड। एक डाइन मतलब -5 न्यूटन। वेरी गुड, चलो गुड। तो जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो 10 का पावर होता है प्लस, और जब उल्टा करते हैं तो होता है माइनस। तो अभी कन्वर्जन करते वक्त एग्जाम में बहुत काम में आएगा, नहीं तो सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर की वजह से तुम्हारे आंसर गलत होंगे। तो अभी अब तक हमने डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूजेस देखे। ऑफ कोर्स हर एक चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज मतलब यूजेस और डिसएडवांटेज मतलब लिमिटेशंस। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं डायमेंशनल एनालिसिस की जो हमने देखी, कुछ खराब चीज़ें भी हैं, मतलब लिमिटेशंस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, 4 ऐसे पॉइंट्स हैं which are the drawbacks of dimensional analysis. Number one, if you see, ये जो हमने यहाँ पे ये k का जो वैल्यू निकाला था, क्या नाम दिया था इसको? एम्पिरिकल वैल्यू, एम्पिरिकल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये k, अगर आपको याद होगा, ये जो k था, ये k के हमने डायमेंशन लिखे थे क्या? लिखा था k का डायमेंशन लिखा हमने? नहीं, क्यों नहीं लिखा? वेरी गुड। तो ये जो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसकी वैल्यू हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस वहाँ पे काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जिसके डायमेंशंस ही नहीं है उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस क्या करोगे? डायमेंशनल एनालिसिस किसके लिए होगा? जिसके डायमेंशंस है। किसके डायमेंशंस है? डिस्टेंस के। किसके डायमेंशंस है? फोर्स के। किसके है? एनर्जी के। किसके है? वर्क के। किसके है? पावर के। लेकिन जिसके डायमेंशंस ही नहीं है उसके लिए तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो ये पहला लिमिटेशन है। द वैल्यू ऑफ dimensionless constants, the value of dimensionless constants cannot be found, या फिर ऐसा बोलो, can be found only
only with the help of experiments, can be found with the help of experiments only, with the help of experiments only. Such values are known as, क्या बोलते हैं इसको, empirical values, are known as empirical values. तो अगर किसी भी एक इक्वेशन में डायमेंशन लेस कांस्टेंट आ गया तो वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट की वैल्यू तुम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ उसके लिए होता है जिसका डायमेंशन है। अब जिसका डायमेंशन ही नहीं है तो वो उसके लिए तुम फाइंड नहीं कर पाओगे। तो उसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको? एक्सपेरिमेंट से। और उस वैल्यू क्या बोलोगे? एम्पिरिकल। क्या बोलेंगे उसको? नंबर 2, हमने सेकेंड एप्लीकेशन देखा आज। सेकेंड एप्लीकेशन देखा ना, क्या था सेकेंड एप्लीकेशन? टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ऐसा है कि ये जो हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन देख रहे थे, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, ये मेथड लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए नहीं काम करता। मतलब जहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए वहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस चलेगा क्या? चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? एक बात बताओ, कॉस ऑफ ऐसा लिखते हो ना, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 90। ये 0, 30, 60, 90 क्या है? क्या है ये? 0, 30, 45, 60, 90 क्या है ये? एंगल्स है ना। एंगल्स क्या होते हैं? नंबर। कभी लिखा है क्या ऐसा? साइन ऑफ 30 मीटर, साइन ऑफ 30 किलोग्राम लिखा है ऐसा? साइन ऑफ 30 सेकेंड। तो साइन या कोसाइन या टैन या कॉट या सेक या कोसेक, ये होता है एंगल का। और एंगल खुद क्या है? डायमेंशन लेस। एंगल के डायमेंशन होते हैं क्या? नहीं ना। तो जिसके डायमेंशन नहीं है उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस होगा क्या? नहीं। तो एंगल खुद डायमेंशन लेस है, तो साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, कोसेक, सेक ये भी क्या है? डायमेंशन लेस है। तो सिमिलरली लॉगरिथम, लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 100, लॉग ऑफ 1000 ये भी क्या है? नंबर्स है। डायमेंशन है क्या उसके? नहीं। एक्सपोनेंशियल, e रेज टू या 10 रेज टू 1, 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 3, 10 रेज टू 4 ये भी क्या है? नंबर्स है। तो जिस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस चलेगा क्या? नहीं। तो देखो सेकंड लिमिटेशन क्या बोला है, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो डायमेंशनल एनालिसिस cannot be used to derive relation between the equations involving कौन से फंक्शन, कौन से इन्वॉल्विंग कौन सा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और कौन सा फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन। और कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि ये खुद ही डायमेंशन लेस है। सिंस दे आर डायमेंशन लेस, इनके खुद के ही डायमेंशंस नहीं है। राइट, बराबर। तीसरा लिमिटेशन क्या था? दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट अ। अभी देखो ऐसा है, मैंने जो 2 एग्जाम्पल लिए, एक था स्पीड का, उसमें ये जो k था, ये k को मैंने क्या माना है? डायमेंशन लेस। और जो दूसरा था टाइम पीरियड का, उसमें भी k को क्या माना है? डायमेंशन लेस। अगर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का खुद का डायमेंशन होता तो ये मेथड यूज ही नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? इसके बाद के स्टेप में क्या किया हमने? इस इक्वेशन के बाद क्या किया हमने? डायमेंशन लिखे। किसके डायमेंशन लिखे? टाइम के।
किसके लिखे? मास के, किसके लिखे? लेंथ के, और किसके लिखे? के लिखे क्या? क्योंकि के क्या है? अगर के डायमेंशनलेस नहीं होता, मतलब के डायमेंशन होते तो तुमको के डायमेंशन पता होने चाहिए ना, फिर पता है क्या हमको? नहीं तो यूज ही नहीं होगा फिर। इसके लिए जो मेथड है ना, ये मेथड सिर्फ कहाँ यूज कर सकते हो? जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या हो? डायमेंशनलेस। तो तीसरा, सो दिस मेथड इज नॉट यूजफुल if the constant of proportionality is not dimensionless, मतलब अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के डायमेंशन हुए तो ये मेथड यूज नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उस केस में तुमको कांस्टेंट के डायमेंशन पता होने चाहिए। मैं एग्जांपल लूंगा उसका भी, आई टेक एग्जांपल जब जरूरत पड़ेगी तब, तो याद रख लो जहाँ जहाँ। चलो बता ही देता हूँ, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस? जी, वेरी गुड, जी m1 m2 बाय r। ये जी कौन है? हाँ, कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन तुमको पता है ये जी डायमेंशनलेस नहीं है, इसके डायमेंशंस होते हैं। बता देता हूँ मैं फाइन करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज जी? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू, सिर्फ आर को शिफ्ट कर दिया, इसको भी शिफ्ट कर दिया। जी के डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो किसके डायमेंशन चाहिए? फोर्स। क्या होता है फोर्स का डायमेंशंस? m1 l1 t-2। r मतलब कौन? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कौन? l रेज टू क्या? 2। मास मतलब m, मास इंटू मास का स्क्वायर मतलब m रेज टू 2। ये ऊपर गया तो m रेज टू 1 और -2 कितना हो गया? l1 और 2 कितना हो गया? और ये कितना हो गया? तो g ये जो कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, वो डायमेंशनलेस है क्या? नहीं है ना, करेक्ट। तो इस इक्वेशन के लिए डायमेंशनल एनालिसिस नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डायमेंशनलेस नहीं है, इसके लिए नहीं चलेगा। हाँ, कब चलेगा? जब तुमको जी के डायमेंशन पता हो। अभी पता है तो यूज़ कर सकते हो, अगर पता ही नहीं है तो नहीं यूज़ कर सकते। लास्ट ड्रॉबैक आता है पहले यूज से। पहला यूज क्या था? वेरी गुड। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे पास कोई एक ऐसा इक्वेशन है जो डायमेंशनली करेक्ट है। चलो बताओ, तो व्हाट इज एस इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। वेरी गुड, सही। एस के डायमेंशंस l/1, ut के भी l/1, हाफ at स्क्वायर के भी। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या? यस। अब बताओ, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या? यस, क्योंकि s और ut के डायमेंशन क्या है? सेम है। लेकिन ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है क्या? नो। सही है। और एक काम करते हैं, प्लस gt स्क्वायर, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? यस, क्योंकि सारे टर्म्स के डायमेंशन क्या है? सेम है। लेकिन सच में करेक्ट है क्या? तो चौथा, अगर आप देखोगे ना, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन लिखा है वहाँ पे। क्या लिखा है? देखो क्या बोला है, इफ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन सम मोर और लेस टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशंस, it is not possible to know about their presence or absence. So if the correct equation कौन सा? dimensionally correct. So if the dimensionally correct equation contains some more or less, या ज़्यादा या फिर कम terms, less terms of the same dimensions, then it is not possible to know their presence or absence. मतलब ज़्यादा टर्म आ गए तो भी इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली, और कम टर्म आ गए तो भी इक्वेशन डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से तुम ये नहीं बता सकते हो
कि ये इक्वेशन सच में करेक्ट है कि नहीं। ज़्यादा टर्म्स आ गए और हर एक टर्म का डायमेंशन सेम है तो तुम बोल दोगे डायमेंशनली करेक्ट है। कम आ गए तो भी तुम बोलोगे डायमेंशनली करेक्ट है अगर हर टर्म के डायमेंशन सेम हो तो। इसके लिए ये जो डायमेंशन एनालिसिस है ना, इस पर ज़्यादा भरोसा करना नहीं, ना तो अदरवाइज क्या होगा, चलने दो, मैं बता दूंगा आपको। v इक्वल टू क्या आता है, u प्लस ए, सही है। अब बताओ, सही है, डायमेंशनली सही है, लेकिन सच में सही है क्या, नहीं। गुड, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का देखते हैं अभी कल।